Hello, everyone. Hello, Yeah, good Nishiji, afternoon, Leslie. Jyoti, yes, and Shefali, and who else is there? Nirupama, Amrita, Josephine. I welcome all of you in my webinar. Today we are starting a series of webinar on autism, how all the alternative medicines and complementary medicines can help in autism, especially for children and adults also. आज का हमारा एजेंडा है कि we'll discuss what is autism, what are the symptoms of autism, complications क्या होती हैं और best remedies किस तरह से autism में help कर सकता है. And we have invited Mrs. Jyoti Arora to tell the special diet for autistic children. So first we'll discuss what is autism. Children with autism suffer deeply together with their families. बच्चे तो सफर करते ही हैं, साथ में उनकी फैमिलीज भी बहुत सफर करती हैं, because when they come to know about their child that he is autistic, he or she is autistic, then they have to devote their life for their bringing up. उनकी सारी परेशानियों को दूर करना, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करना, उनकी इरिटेबिलिटी और एग्रेशन को झेलना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, यही उनका उद्देश्य रह जाता है जीवन का. तो द चिल्ड्रन और एडल्ट्स who are autistic suffer with irritability, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, मना करने के बावजूद सेम बिहेवियर को रिपीट करते रहते हैं, और हाइपर एक्टिव होते हैं. जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये सारी चीजें अवेलेबल हों, इनमें से कोई एक भी हो सकती है, कोई एक छोटी सी चीज भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं. कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, किसी को लिम्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अटेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं. आप कुछ बोल रहे हैं, वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने ही ध्यान में मग्न हैं, या फिर एंजाइटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, डिप्रेसिव मोड में रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं. तो ये सारी चीजें होती हैं. ऑटिज्म ज्यादातर बहुत शुरू की चाइल्डहुड में ही पता लगने लगता है कि बच्चे में ऑटिज्म है, लेकिन कुछ बच्चों का साल 2 साल तक भी पता नहीं चलता है. नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल बिहेवियर होता है, एंड पेरेंट्स कैन नॉट थिंक ऑफ देयर चाइल्ड टू बी ऑटिस्टिक. तो वो अगर थोड़ा बहुत उन्हें लगता भी है तो उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं. While there is no cure for autism, early treatment can make a big difference in their lives of many children. हालांकि पूरी तरह से क्योर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर शुरू में जितनी जल्दी पेरेंट्स को पता लग जाए, उतनी जल्दी वो अगर उसमें बच्चों के ट्रीटमेंट को शुरू कर देते हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, एंड दे कैन बी क्वाइट नॉर्मल. What are the symptoms of autism? कैसे पता चले कि आपके बच्चे में कुछ ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं? एक तो उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो होता है, दैट इज डिफरेंट देन अदर चिल्ड्रन. वो दूसरी तरह से बिहेव करते हैं. लाइक आपने उनका नाम लेके आप बुला रहे हैं, पर बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है. ही इज नॉट लिसनिंग टू द नेम, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, आई मीन नॉट कनेक्टिंग विद दैट नेम. एंड वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग देख के बात कर रहा है, कहीं और शून्य में देखता रहता है. आप बात कर रहे हैं, वो देख कहीं और रहा है. जब आप उसकी तरफ देख करके मुस्कुराते हैं तो वो आपको आपकी तरफ वापस देख के नहीं मुस्कुराता है. ही जस्ट कैन नॉट connect with your smile, with your personality. Sometimes it happens. And not talking as much as other children. जैसे और बच्चे सब खूब बात करते हैं, आपस में खेलते कूदते घूमते हैं,
और आपका बच्चा नहीं घूम रहा है उस तरह से, वो एक कोने में बैठा हुआ है चुपचाप, तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। इसमें से कोई भी सिम्टम अगर हमें अपने बच्चे में दिखाई देता है तो वी शुड गो टू द डॉक्टर एंड वहां पर जाकर के हमको उसका चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि कुछ भी ना हो, बट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस। बहुत बार बच्चा जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स करता है। कई बार आप बैठते देखेंगे तो ऐसे ऐसे हाथ करता रहता है, या मुंह के पास ले जाके फूंक मारता रहेगा, या वो ऐसे ऐसे हवाई जहाज चला रहा है या कुछ कर रहा है, वो ऐसे अपने रिपीटेटिव मूवमेंट्स कुछ करता रहता है। या कार चला रहा है तो, टॉय कार चला रहा है तो उसी को चलाता ही रहेगा बार बार, और अपने हाथों पैरों के डिफरेंट मूवमेंट्स करेगा, फ्लिकिंग देयर फिंगर्स, और अपने बॉडी को पूरा रॉक करता रहेगा। तो इस तरह के अगर एबनॉर्मल सी एक्टिविटीज आपको दिखती हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी द डॉक्टर। गेटिंग वेरी अपसेट इफ दे डू नॉट लाइक सर्टेन टेस्ट, स्मेल और साउंड। अगर आपने कोई चीज खाने के लिए दी, उसका टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आया तो एकदम क्रैंकी हो जाएंगे। उनको स्मेल नहीं अच्छी लगी तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उठा के फेंक देंगे खाने वाली चीज को। अब एक बच्चा है कि उसको नहीं पसंद आ रहा है तो वो खाएगा नहीं, तो कम से कम फेंकेगा भी नहीं ना चीजों को, तो उठा के फेंकेगा नहीं, ज्यादा उतना इरिटेट नहीं होगा। और क्योंकि इनको साउंड्स एंड स्मेल, टेस्ट, ये मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से फील होते हैं, तो अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो रिवोल्ट भी उतनी ही इंटेंसिटी से करते हैं। तो इंटेंसिटी को देखकर नॉर्मल चाइल्ड भी ऐसा, ये सारे कुछ बिहेवियर्स कई बार नॉर्मल चाइल्ड में भी होते हैं, बट ऑल द टाइम इफ द चाइल्ड इज डूइंग वन ऑफ द अदर थिंग्स, तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क होके शुरू में ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि अगर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिकल केयर की जरूरत है, तो वो वहां भी जाना चाहिए और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स विद सोशल इंटरेक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप होती हैं अगर हमने शुरू से ट्रीटमेंट नहीं किया है बच्चे का, तो क्या प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं कि वो सोशल इंटरेक्शंस कर ही नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते, उनके मन में जो बात है उसको कहने में वो समर्थ ही नहीं है। इट्स नॉट दैट कि स्पीच उनकी प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो उस बात को कैसे कम्युनिकेट किया जाए वो नहीं जानते और करना ही नहीं चाहते। कई बार एक हेसिटेशन भी होता है उनको। एंड दे हैव प्रॉब्लम्स इन स्कूल, स्कूल में भी उनको इंटरेक्शन की भी प्रॉब्लम है, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जैसे टीचर समझा रही है, अगर वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है बच्चा और उसकी लर्निंग एबिलिटीज नॉर्मल नहीं है, तो वो इरिटेट होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, टीचर भी इरिटेट हो रही है, बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, और उसको किसी दूसरे स्पेशल जो स्कूल्स हैं फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, तो वहां पर उसकी उनकी लर्निंग एबिलिटीज को बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है, और उनको उनके तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, वो भी, उसको भी अगर अच्छी तरह से सिखाया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर ठीक से नहीं सीखेगा तो बड़े होने के बाद एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो हाउ विल ही लिव हिज लाइफ इंडिपेंडेंटली, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी, तो फिर हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा क्योंकि वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहा, अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहा, तो फिर वो किसी से मिलना ही जुलना पसंद नहीं करेगा, अकेला अपने कमरे में बैठा है, आइसोलेटेड। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बड़े होने पर डेवलप हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि बैश फ्लावर रेमेडीज किस तरह से ऑटिज्म में हेल्प कर सकती हैं। क्लेमेटिस एक रेमेडी है, बैश फ्लावर्स में क्लेमेटिस इज अ रेमेडी जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए। बच्चा जो है वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कोने में अकेले बैठा हुआ है, वो एनवायरनमेंट से रिलेट ही नहीं कर रहा है, उसे कोई मोटिवेशन ही नहीं है किसी से कम्युनिकेट करने की, वो अंधेरे कमरे में बैठ के बंद होके रहना चाहता है, विजुअल कॉन्टेक्ट्स भी नहीं कर रहा है, वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है सारी दुनिया से, कुछ भी क्या उसके चारों तरफ हो रहा है उस सब से उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्लेमेटिस
यदि ऐसे बच्चे को देते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट्स आते हैं. ही गेट्स ओपन टू द एनवायरनमेंट, लोगों से सोशलाइज करना शुरू करता है, कम्युनिकेट करना शुरू करता है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होती है. लाइक हग्स भी देगा वो आपको, आपकी तरफ देख के मुस्कुराएगा, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट तरीके से आपको कम्युनिकेट करेगा अपनी चीजें, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अलोन एंड आइसोलेटेड. इसके अलावा यदि आपका बच्चा बिल्कुल अकेला ही हमेशा रहना चाहता है और सोसाइटी में बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहता, बिल्कुल अलग, कोई फ्रेंड्स नहीं बनाता है, और अगर फ्रेंड्स भी हैं तो उनसे कम्युनिकेट नहीं करता है, इंट्रोवर्टेड है, और दूसरे लोगों के लिए भी अनअप्रोचेबल है, और लोग भी उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात नहीं करता है, तो दूसरे लोग भी नहीं अप्रोच कर पाते हैं. तो ही इज नॉट टॉकिंग एज मच एज अदर चिल्ड्रन, और बिल्कुल अलूफ दिखाई देता है, तो ऐसे में वाटर वॉयलेट भी एक रेमेडी है. सो योर थेरेपिस्ट विल डिसाइड if the water violet is proper remedy for the child or clematis. And अगर थोड़ी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, आपका बच्चा बार बार रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा नहीं है, कहीं भी जाता है तो उसे कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ती है कि ये चीज यहाँ पर रखी हुई है, ऐसे है, सारे में घूम के आ जाएगा, बट ही वोंट बी एबल टू टेल यू कि उसने क्या देखा. तो इस तरह की चीजों में, या फिर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पुअर है जब उसको रीडिंग या राइटिंग में, या इवन ब्लॉक्स को कुछ बना रहा है ब्लॉक से, तो भी अगर उसका कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं हो पा रहा है और बहुत ही केयरलेसली एब्सेंट माइंडेड रहता है आपका बच्चा, तो ऐसे में चेस्टनट बड रेमेडी आपको बहुत हेल्प करती है. उससे वो रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स नहीं करता, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करता है, और कोई भी नई चीज सीखने में उसको आसानी होती है, उसका ऑब्जर्वेशन भी इम्प्रूव होता है. जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब तक नई चीजों को सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर बच्चा बहुत ऑब्सेसिव है, उसके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर एक्टिव माइंड है, और लैक ऑफ फोकस हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी काम, खेल भी नहीं पा रहा है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, तो फिर ऐसे में व्हाइट चेस्टनट रेमेडी भी बहुत हेल्प करती है. जो उसके दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट्स चल रहे हैं उनको रोक करके जो काम वो कर रहा है उस पर कंसंट्रेट करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है. तो इस तरह छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी रेमेडीज को अगर दिनचर्या में शामिल किया जाए तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बैचलर रेमेडीज द्वारा ओवरकम कर सकते हैं. और अगर आपका बच्चा रिपीटेडली सेम चीज ही करना चाहता है, कोई एक ही टॉय है उसी से खेलना चाहता है, वो दूसरा कोई नया टॉय भी नहीं लेना चाहता, और जो भी एक रिचुअल एक की तरह से हर अपने डेली रूटीन को वो करता है, अगर उसको 10 बजे सुबह 8 बजे उठ के ब्रश करना है और ब्रेकफास्ट करना है, तो वो टाइम के लिए इतना पर्टिकुलर है कि वो 7 बजे नहीं करेगा, वो 8:30 बजे नहीं करेगा, उसको 8 बजे ही ब्रश करना है, और उसके बाद तो इमिडिएटली उसको ब्रेकफास्ट चाहिए, या जो भी उसका रूटीन है, कितने बजे खेलने जाना है, कितने बजे क्या करना है, तो वो इतना ज्यादा टाइट बाउंड्रीज उसमें बना देता है, इतने अपनी रूटीन्स और रिचुअल्स में फंस जाता है कि फैमिली मेंबर्स भी अपने आप को उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसके साथ ही फिर मूव करना पड़ता है कि उसका इतने बजे का टाइम है तो हमें भी यही फॉलो करना है, अगर उसको अभी नहीं नहलाया तो वो दिन भर फिर नहीं नहाएगा. तो इस तरह की चीजें जो हैं कई बार बच्चों में देखने के लिए मिलती हैं, वो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं अपने रूटीन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, और अपनी और दूसरी एक्टिविटीज के लिए, और बहुत स्टबर्न होते हैं. आप कुछ भी उन्हें कोई चेंज दिखाने की कोशिश करें तो वो चेंज होना ही नहीं चाहते, बस फैल जाएंगे. दे आर स्टबर्न, उन्हें जो करना है वही करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग और फिक्स आइडियाज होते हैं, और दे आर अनलाइकली टू चेंज देयर माइंड. जो उनके दिमाग में आ गया उसको आप बदल नहीं सकते, स्पेशली इफ दे आर ऑटिस्टिक, तो ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है.
और दे आर अनेबल टू गो विद द फ्लो। जो जैसे एनवायरनमेंट में जो चल रहा है, रोड जो रूटीन चलता है वो चलता है। आज त्योहार का दिन है, आज थोड़ा सा रूटीन्स डिफरेंट है, तो दे फाइंड देमसेल्व्स अनेबल टू गो विद द फ्लो। उन्हें अपना रूटीन वैसे ही चाहिए, जैसे भी हो रहा था, उनको जितना अटेंशन मिल रहा था, जिस टाइम वो खेल रहे थे, जिस टाइम वो खा रहे थे, वो अपने रूटीन में चेंज नहीं करना चाहते और बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे में रॉक वाटर रेमेडी हमें बहुत हेल्प करती है। रॉक वाटर बैचलर रेमेडी हेल्प्स to remove the rigidity and stubbornness. If your child is sulking all the time, he is ungenerous and isolated. हर समय उसे कुछ ना कुछ शिकायत है किसी से, इसने ऐसे नहीं किया, इसने मेरा टॉय क्यों ले लिया, और मम्मा ने मुझे आज टोस्ट नहीं बना के दिया, मुझे पराठा क्यों खिलाया, आज मुझे, मतलब हर छोटी बड़ी चीज के लिए उसको ग्रजेस हैं। वट एवर इज गोइंग ऑन दैट इज रॉन्ग, तो ही इज ब्लेमिंग अदर्स टू वट एवर इज गोइंग ऑन फॉर दैट। ही होल्ड्स ग्रजेस, ब्लेम्स एंड कंप्लेन्स, और बहुत बड़े बड़े उसके टेंट्रम्स होते हैं। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो जमीन पे फैल जाएंगे, दीवार में सिर मारेंगे, या दूसरे बच्चे को मारपीट देंगे। तो इस तरह के बहुत ज्यादा टेंट्रम्स शो करते हैं वो, क्योंकि रिजेंटमेंट्स शो करने का उनको कोई और तरीका नहीं आता। दे आर ऑटिस्टिक, तो दे विल डू लाइक दिस दीज थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चे जो इस तरह से करते हैं वो ऑटिस्टिक होते हैं, आई नेवर मीन दैट। तो here we are talking about autistic children, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपको, डॉक्टर को तो आप दिखाएंगे ही अगर आपको ये पता चलता है कि वो ऑटिस्टिक हैं। अगर नहीं भी ऑटिस्टिक हैं तो भी आपको इन सारी चीजों के लिए बेस्ट रेमेडीज का यूज करना चाहिए, जिससे उनके इमोशंस में बैलेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आ जाए। समटाइम्स उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, दूसरी चीजों के लिए भी। कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी, आपकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो उनके हाथ में जो भी टॉय था उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया, क्रश कर दिया, है ना। और या वो खुद अपने को ही मारने लगते हैं, अपने ही को चोट लगा लेते हैं, या चीज उठाकर फेंक देंगे अगर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो दे आर डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नेचर दे डेवलप यूजुअली। एंड अगर बहुत मूडी हैं, हर चीज को अपोज करते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, हर समय उनको गुस्सा ही आ जाता है कोई भी कुछ कहे, और सेल्फ पिटी में रहते हैं कि मैं बेचारा, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं कैसे खुश रहूं, और बहुत एक तरह की बिटरनेस डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसे में विलो रेमेडी हमें बहुत हेल्प करती है। विलो बेस्ट फ्लावर रेमेडी हेल्प्स टू एक्सेप्ट द थिंग्स, जो हमारे सल्किंग है और उस तरह ऑल द टाइम कंप्लेनिंग बिहेवियर है, उसको दूर करने के लिए बिलो रेमेडी बहुत हेल्पफुल होती है। देन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू द साइट्स, साउंड्स, मतलब जो उन्होंने कोई चीजें देखी उसको देख के वो बहुत डर जाएंगे। दे आर सेंसिटिव टू द सीन्स, क्या उन्होंने देखा। साउंड्स कुछ होंगे जिनसे वो बहुत डरेंगे, जैसे मैंने कई बार, हमारे पास कुछ बच्चे आए कि वो कुकर की सीटी की आवाज से डरते हैं, या जो ट्रैफिक की साउंड होती है उससे डरते हैं, या कोई भी तेज साउंड होती है तो उससे डरने लग जाते हैं। तो अ, इस तरह की सेंसिटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो भी उसको ट्रीट किया जाना बहुत जरूरी है। और टेक्सचर्स, डिफरेंट जो टेक्सचर्स होते हैं, डिजाइन्स बने होते हैं ड्राइंग में, या उनको वो फील डिफरेंटली करते हैं जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि वो साउंड और उनकी आईज की बनावट थोड़ी डिफरेंट होती है, और उनको साउंड्स भी बहुत तेज सुनाई देती हैं। तो जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ उन्हें सुनाई दे रहा है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और फूड्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। कुछ फूड उनको, दे कैन बी एलर्जिक टू द फूड्स, माइक्रोब्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए वो एलर्जिक हो सकते हैं। उनकी सेंसिटिविटी कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, दे बिकम एलर्जिक टू दोज थिंग्स। तो ऐसे में वॉलनट रेमेडी हमें बहुत हेल्प करती है। ओवर सेंसिटिविटी जहां पर है किसी भी चीज को लेके, तो वॉलनट आपको
बहुत हेल्प करती है। एंड दे आर अनेबल टू अडेप्ट द चेंज। कुछ भी चेंज, कोई भी परिवर्तन हुआ, टीचर बदल गई स्कूल में तो उससे बहुत ज्यादा परेशान है, घर में आया बदल गई, या आपने उनके नए टॉयज आ गए, पुराने टॉयज को आप फिर भी नहीं हटा सकते। तो इस तरह के किसी भी चेंज को वो अडेप्ट नहीं करते। और जो भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद देम। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, या कुछ फ्रेंड सर्कल उनका चेंज हो गया है, अपने दादी बाबा के यहाँ जा रहे हैं, या कहीं भी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो उस ट्रांजिशन के साथ में फिजिकली एंड मेंटली एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं विद एनी चेंज। तो भी वॉलनट रेमेडी हमें बहुत हेल्प करती है। समटाइम्स द चाइल्ड इज वेरी टॉकेटिव, इंटरप्ट्स यू इन बिटवीन। आप किसी से बात कर रहे हैं, बीच में ही वो अपनी बात करना शुरू कर देगा, उसके साथ आप बात करिए, किसी और से बात मत करिए। यू फील लाइक दैट, एंड अनकंफर्टेबली इन्वेड्स पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। दूसरे लोग जैसे जहां खड़े हैं उसके बीच में ही घुस जाएगा, आपको धक्का देके बीच में घुस जाएगा, या आप बात कर रहे हैं उसको हटा के वो अपनी बात करना दे, वो पूरे कन्वर्सेशन को हाईजैक करके अपनी तरफ घुमा लेगा। बच्चा always wants to dominate, always wants you to talk to him only, एंड दूसरों की बात को सुनने की एबिलिटी बहुत कम होती है। वो सुनना ही नहीं चाहता कि दूसरा क्या कह रहा है उसको, या दूसरे लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं तो उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं। वो हाथ पकड़ के, बांह हिला के वो अपनी बात कहना चाहेगा कि आप उसको सुनिए। तो अगर इस तरह की टेंडेंसी है बच्चे की, तो हेदर रेमेडी बहुत हेल्प करती है ऐसे में। समटाइम्स द चाइल्ड लैक्स सोशल क्यूज। सोशल क्यूज क्या होते हैं? दे आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि एक एक्सप्रेशन के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है कुछ कम्युनिकेट करती है। तो इन सब चीजों में वो बहुत लैक करते हैं। वो तो अपने हिसाब से बॉडी मूव कर रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं, उनको जहां देखना है अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। टोन ऑफ वॉइस, तो यूजुअली अगर बच्चा एग्रेसिव है तो उसकी टोन ऑफ वॉइस हमेशा तेज ही रहेगी। तो पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज, जैसे दूसरा एवरी अदर पर्सन जो है उसकी भी अपनी बाउंड्रीज हैं, फिजिकल एंड मेंटल, तो उन सब की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता है। तो सोशल क्यूज के थ्रू कम्युनिकेशन में वो बहुत ही ज्यादा लैक करता है, और अकेले नहीं रहना चाहता कभी भी, चाहे वो बहुत अनसोशल हो। वो किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करता, लेकिन अकेले रहने से भी उसको डर लगता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ न कोई घर में होना चाहिए। वो बात नहीं करेगा किसी से, वो अपने कमरे में हो सकता है बंद रहे, कोई मेहमान आया घर में मिलने के लिए भी नहीं आएगा, नमस्ते भी नहीं करेगा, लेकिन वो अकेला नहीं रह सकता घर में। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो भी हेदर रेमेडी बहुत हेल्प करती है। और कोई बच्चा अगर हर समय बोर होता रहता है घर में बैठ के, तो उसमें भी हेदर रेमेडी आपको बहुत हेल्प करती है। समटाइम्स डिफरेंट एलर्जीज एंड इनटॉलरेंस बहुत प्रिडोमिनेंट होती है किसी बच्चे में, और उसकी सेंसिटिविटीज बहुत बड़ी हुई होती हैं। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि दे आर एलर्जिक टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मिल्क की भी एलर्जी है, और व्हीट से भी एलर्जी है, लैक्टोज एंड अदर थिंग्स। वो कोई कुछ भी खा पाना उनके लिए मुश्किल होता है, और जो खाना वो चबा के खाते हैं वो उनके गले से नीचे नहीं उतरता है, गले में फंसने लगता है। तो ये सारी चीजें जो इंटॉलरेंस और एलर्जीज की तरफ इंडिकेट करती हैं। दे हैव मेनी अवर्जन्स, बहुत सारे उनको बहुत चीजों से अवर्जन होता है, और डिसलाइक्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, खाने पीने के अलावा और चीजों में भी। और पिकी ईटिंग, बहुत ही चूजी होंगे अपने खाने के लिए। उनको खाना खिलाना ही एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट ईट। जो भी आप खिलाना चाहते हैं उनको, आपने सूजी बना के खिलाया, आपने खीर बना के खिलाया, हलवा बना के खिलाया, बस दे डोंट लाइक इट, उन्हें कुछ नहीं खाना है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनविलिंगनेस टू ईट फैमिलियर फूड। कई बार तो जो फैमिलियर है, जो घर में जो फूड रोज में बनता है, जो उनका फैमिलियर फूड है, उसको नहीं खाना चाहते। और अगर आप नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करें तो वो नई चीजों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसको नहीं खाना चाहते।
और फिर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फूड प्रेफरेंस है कि मुझे तो मैगी ही खाना है बस, मैं मैगी और पास्ता के सिवा कुछ और नहीं खाऊंगा, या मुझे सारा जो है जंक फूड ही चाहिए ऑल द टाइम। तो जंक फूड में भी आज ये खाना है तो कल वो नहीं खाना है। तो इस तरह की चीजें कई बार होती हैं, तो पेरेंट्स को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो बीच रेमेडी अपने बच्चे को दे सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीजें किसी भी बच्चे में नहीं होती हैं, इनमें से कुछ एक दो पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो वो अच्छी तरह से देख समझ के आपके बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बना सकता है। मेकिंग अ लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई और साउंड, कई बार बच्चा जो है स्पेशली ऑटिस्टिक चाइल्ड बहुत लंबी लंबी और बहुत हाई पिच पे रोता है, चिल्लाता है, बहुत ही तेज आवाज होती है और बहुत देर तक वो उसी तरह से साउंड्स निकाल के रोता रहता है। तो ऐसे में भी बीच रेमेडी अच्छा काम करती है। और अगर आपका बच्चा बहुत जजमेंटल और रिबेलियन हो रहा है किसी समय, तो भी बीच रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। एंड if the child has problems with authority like the parents and the elders, and resists or fights with the authority कि जो कुछ आपने कह दिया मैं क्यों करूं ऐसा, मैं नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हैं वो नहीं करेगा जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग दिस। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो बीच रेमेडी ऐसे में बहुत हेल्प करती है। अगर बच्चा आर्ग्यू बैक कर रहा है, बार बार जो कुछ भी आप कह रहे हैं आपके साथ आर्ग्यू करता चला रहा है, ही इज आर्ग्यूइंग बैक एंड फोर्थ, एंड मेंटल डेलिबरेशन, हर चीज के को अपोज करना है आपका, उसके दिमाग में हर समय झंझावात चलता रहता है, ही कैनॉट डिसाइड व्हाट टू डू। तो वो जो मेंटल डेलिबरेशन उसके दिमाग में है, उसके कारण वो आपको परेशान करता है और बहुत इनडिसाइसिव होता है, इरेटिक होता है, अनस्टेबल होता है। तो ऐसे में स्क्लेरेंथस रेमेडीज हमें बहुत हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, and now I will invite Mrs. Jyoti Arora to tell about the special diet for the autistic children. Hello, Jyoti. Good afternoon, everybody. मैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए क्या स्पेशल डाइट होनी चाहिए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में जब कुछ दिक्कत आ जाती है तो ज्यादातर ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। पीपल विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विद social communication and interaction and have behavior problems. Each person with autism has a distinct set of strengths and challenges. जितने भी बच्चे जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं उनमें विशेष कैपेबिलिटीज भी हैं और कई कठिनाइयां भी हैं, मतलब उनमें कुछ स्किल्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। Inadequate nutrition is more prevalent in kids with autism. अपर्याप्त पौष्टिक भोजन जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों को में उनकी कमी रहती है, तभी ये प्रॉब्लम एग्रवेट होती है। तो आज हम जानेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनके लिए क्या स्पेशल डाइट होनी चाहिए, पेरेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस या जो भी डिफिकल्टीज डे टू डे में रोजमर्रा में आती हैं वो कम से कम हो और उनका संघर्ष जो है वो कम से कम हो। Autistic kids, it is very important to know the nutrient requirement of autistic kids to have a healthy diet plan. The dietary needs of kids with autism spectrum disorder uh, are met and associated complications are decreased by consuming foods rich in vitamin B6, vitamin C, vitamin D, and magnesium and other nutrients. These are the foods and nutrients that should help to build a healthy diet plan for autistic children. ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए क्या क्या डाइट में चीजें होनी चाहिए, तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्रोबायोटिक्स चिल्ड्रन विद ऑटिज्म फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस डाइजेस्टिव इश्यूज। जितने भी बच्चे हैं ऑटिस्टिक उनको स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी डाइट में अगर हम प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करते हैं तो उनको काफी आराम और काफी फायदा होता है।
तो ये प्रोबायोटिक्स हमें किस किस चीज में मिलते हैं? प्रोबायोटिक्स हमें इडली में, डोसा में, ढोकला, बटर मिल्क एक्सेट्रा इन सब में मिलते हैं। यानी कि फर्मेंटेड फूड्स में हमें प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, तो ये इनकी डेली डाइट में इंक्लूड किए जाने चाहिए। Magnesium and vitamin B6. It is found that food high in magnesium and vitamin B6 helps to improve speech and language in kids with ASD. तो हमें विटामिन B6 किस में मिलता है? फिश में, पीनट्स में, सोयाबीन्स में, ओट्स में, बनानास में। और मैग्नीशियम हमें मिलता है आलमंड्स यानी कि बादाम में, स्पिनच, पालक, पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ब्लैक बीन्स, डार्क चॉकलेट, ब्रेड, पोटैटो एंड ब्राउन राइस। दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। इन सब चीजों से हमें मैग्नीशियम भी मिलता है। Zinc and vitamin C. Mothers who are low in zinc and vitamin C have been linked to an increased risk of autism in the fetus. जिन मदर्स के जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मदर्स हैं, अगर उनकी जब वो प्रेगनेंसी में जिंक और विटामिन सी की अगर कमी रहती है तो ज्यादातर वो ऑटिस्टिक बच्चों को ही जन्म देती हैं। तो इसलिए मदर्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी डाइट में जिंक और विटामिन सी मतलब एक राइट क्वांटिटी में हो। If the autistic children lacks these two nutrients in their diet, then they experience worsening symptoms. बच्चों की ऑटिस्टिक बच्चों की डाइट में जिंक और विटामिन सी का होना बहुत बहुत बैलेंस्ड उसमें होना बहुत जरूरी है। Certain foods that are rich in zinc and vitamin C are oranges, lemons, pumpkin seeds, sunflower seeds, almonds, papaya, broccoli, eggs and legumes. Legumes में आते हैं राजमा, लोबिया, सफेद चने and soya nuts and lentils. Vitamin D and omega-3 fatty acids. There is a strong link between a healthy diet plan and autism. Diet rich in vitamin D, PUFA, omega-3 fatty acid and DHA have the potential to significantly improve the symptoms of autism spectrum disorders. तो हमें ओमेगा 3 और विटामिन डी किस किस चीजों से मिलता है? Some foods rich in these nutrients are walnuts, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज, सोयाबीन्स एंड फैटी फिशेस। ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। 7 ब्रेन बूस्टिंग फूड्स फॉर किड्स मतलब जो उनके ब्रेन के लिए ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के जो है उनके ब्रेन के लिए जो अच्छा फूड है वो है एग्स हैं, ग्रीन्स हैं, फिश है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ओटमील है, एप्पल्स हैं एंड प्लम्स हैं। जो खाना इनको अवॉइड करना है वो है dairy products. Dairy and dairy product. Casein is one of the major proteins found in dairy product. उससे क्या होता है? एक ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, फजीनेस होती है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड नमनेस एंड पेन। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम डेयरी यानी कि दूध और दूध से बने हुई चीजें लेते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेयरी का हमें ऑल्टरनेटिव क्या है? हमें लेना होगा आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और कैश्यू can be used. Gluten. It is a protein found in many kinds of cereals like wheat, barley, and rye. These gluten proteins, when consumed, can aggravate inflammation as the body starts producing antibodies against gluten that may cause an inflammatory reaction in the brain. ग्लूटेन का ऑल्टरनेटिव क्या है? ग्लूटेन इनके लिए नुकसानदायक है, तो ग्लूटेन का ऑल्टरनेटिव क्या है? मिलेट्स हैं, राइस है, लेंटिल्स हैं एंड पल्सेस मतलब डिफरेंट तरह की दालें हैं जो ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। शुगर, कटिंग बैक ऑन शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मींस स्पेसिफिकली जो है मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, ये चीजें इनको अवॉइड करनी है और इनको इंक्रीज क्या करना है अपनी डाइट में? क्या बढ़ाना है? लीन प्रोटीन, चिकन और एग। इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? इनकी जजमेंट करने की कैपेसिटी जो है बेटर होगी, फोकस जो करेंगे वो बेटर होगा और इनके जो रैश डिसीजन होते हैं, जो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, उस पे कंट्रोल आएगा। और शुगर का ऑल्टरनेटिव में क्या ले सकते हैं? अगर शुगर कट करनी है तो जैगरी यानी कि गुड़ या ब्राउन शुगर कैन बी यूज। आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, preservatives, dyes, artificial colors, artificial flavors, artificial sweeteners should be avoided. No cakes, no pastries for them. अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी
कि ऑटिज्म ग्रसित बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पेरेंट्स इन बच्चों की स्पेशल डाइट पर ध्यान दें तो कोई कारण नहीं कि ये बच्चे काफी हद तक रोजमर्रा के संघर्ष से कामयाबी पा सकें। पेरेंट्स को ऑटिस्टिक बच्चों की स्पेशल डाइट पर विशेष ध्यान देना है ताकि इन बच्चों की ब्रेन फॉगिंग कम से कम हो, इनके दिमाग में क्लैरिटी आए, ये रैश रिएक्शन, इम्पल्सिव बिहेवियर से बच सकते हैं राइट डाइट के द्वारा। थैंक यू वेरी So मच। I request all the या So I request all the parents to follow this particular diet and help their children in overcoming day-to-day problems. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. थैंक यू ज्योति, आपने बहुत अच्छी तरह से डाइट को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजों की, किन न्यूट्रिशन की कमी होती है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में, और किस तरह से पेरेंट्स उनको उनकी डाइट में शामिल करके एक बेटर जिंदगी अपने बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि वो बेस्ट फ्लावर से दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि हम ये एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज कैसे उनको हेल्प कर सकती हैं। तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा एरोमा थेरेपी की क्या क्या हेल्प हो सकती है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए, उसके बाद है। और उसके बाद हम और भी कई थेरेपीज और कैसे पेरेंट्स को अपने लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी, क्योंकि पेरेंट्स भी एकदम से शॉक में आते हैं और जब उनको पता चलता है, और उनको भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना उनके बच्चों के लिए जरूरी है। तो वो अपने लिए क्या करें इसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ हम Thank अपना you. आज का ये वेबिनार खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम Thank भी you. आपकी प्रतीक्षा रहेगी बहुत। थैंक यू Thank you. एवरीवन।